भूमिकाएं अब बदलने लग गई है, दूसरे स्टेट तक पहुंचने लग गए हैं। देखो, पार्टी की ने जो जिम्मेदारी दी है वो काम तो मैं पहले से भी करता रहा हूँ। मुकाबला एनडीए से नहीं, आपकी इंडिया गठबंधन के घटक दल से। अलायंस तो है ही कि हम लोग मिलकर सरकार बनाए, जैसे फर्स्ट टाइम बनाई थी। जी, ऐसा भी हो सकता है। 2024 में ही दिल्ली जाने का सपना तो आपने भी देखा था। मेरी कुंडली में योग है एक बार चुनाव हारने का। मैं पहला चुनाव हार जाता हूँ। ये वाली जो 2028-29 की चुनौती माने। देखिए, भूपेंद्र जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े उन्होंने वायदे किए हैं जनता के सामने। अब तक का कामकाज संतुष्टिजनक? देखिए, अब तक का कामकाज तो विपक्ष के नाते बताएंगे? विपक्ष के नाते बता रहा हूँ मैं। लेकिन उपचुनाव में रामगढ़ हार गए आप। चुनाव में हम लोग चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता और नीतियां ऐसी हैं इस देश को तोड़ने की। जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। सरकार के मंत्री हैं वैसे में चक्कर काट रहे हैं। डोटाल मीणा जी, डोटासरा जी के लिए तो ये भी कहते हैं कि भाई बड़े मगरमच्छ अब आएंगे, सरकार पकड़ेगी। कौन सा मगरमच्छ पकड़ा? 1 साल हो गया। आपने जो एएसआई पकड़े थे जी, वो सब लोग आपकी नाक के सामने वापस ज्वाइन कर लिए उन लोगों ने। राजस्थान के तो मंत्री ने कहा कि आप सुधर जाइए वरना नाश्ते में अपराधियों को खा जाऊंगा। बयान सुना होगा आपने। अब वो बयानवीर हैं, ये भाषणवीर हैं। उन्होंने कहा कि आजकल लोगों ने फैशन बना लिया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। दिल्ली की सर्दी अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन वहां अब राजनीतिक गर्मी होने लग गई है और राजस्थान से वहां अब ताप दिया जाएगा। यानी कांग्रेस कोशिश कर रही है कि राजस्थान के जो युवा चेहरे हैं और दिल्ली में असरदार हो सकते हैं, उनको विधानसभावार भूमिका दी जा रही है। नांगलोई विधानसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर बनाया गया है विधायक ललित यादव को। आज हमारे साथ है, बातचीत के लिए स्वागत है राजस्थान चौक पर। धन्यवाद। तो ललित जी, भूमिकाएं अब बदलने लग गई है, दूसरे स्टेट तक पहुंचने लग गए हैं। देखो, पार्टी की ने जो जिम्मेदारी दी है वो काम तो मैं पहले से भी करता रहा हूँ और अभी फिर दोबारा पार्टी ने दिल्ली में जिम्मेदारी दी है तो उसको बड़ा मजबूती से हम लोग निभाएंगे और सार्थक इसके परिणाम आएंगे। अच्छी बात यह है कि वहां अभी टिकट घोषित कर दी गई है एक तरीके से और पुराने संपर्क ही रहे हैं आपके। यादव अगर वोटर की बात करें तो नांगलोई में करीब 3% के आसपास यादव वोटर्स हैं। हालांकि जातिगत समीकरणों के लिहाज से नहीं, लेकिन वहां एक तरावट पैदा करने के लिए दिया गया है केशव वेणुगोपाल जी का आदेश। तो क्या तैयारी प्रारंभिक तौर पे लग रही? प्रारंभिक तौर पर हमारी पार्टी की पूरी मजबूत तैयारियां हैं। इस बार जो पिछले 2 चुनाव में जो परिणाम नकारात्मक रहे जी, अब की बार मजबूती के साथ राजस्थान के काफी सारे नेताओं को दिल्ली में जिम्मेदारी दी है और सारे प्रभावशाली लोगों को जिम्मेदारी लगाई है कि जो जाकर के ग्रास रूट पर एक एक घर में जाकर काम कर सके। केवल भाषण देकर आने वाले नहीं, जो ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग हैं और जो परिणाम में बदलने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोगों को लगने का काम किया। तो निश्चित रूप से जितने लोग लगाए सब लोग काम करने वाले लोग हैं और जब चुनाव होगा तो परिणाम हमारे पक्ष में दिल्ली में आएगा। ऐसा मुझे यकीन है कि जितनी ये फोर्स लगी है मजबूती से काम करें। लेकिन मुकाबला एनडीए से नहीं, आपकी इंडिया गठबंधन के घटक दल से। मुकाबला वहां पे मुझे लगता है कि इस बार हमारी काफी अच्छी सीटें आएंगी और हो सकता है हमारा अलायंस तो है ही कि हम लोग मिलकर सरकार बनाए, जैसे फर्स्ट टाइम बनाई थी जी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस बार कांग्रेस पार्टी की रहेगी। एक रणनीति है, ये रणनीति के तहत हमारा सारा ढंग से हम लोगों ने मैनेज करके चुनाव लड़ने का काम सुचारू किया है। 2024 में ही दिल्ली जाने का सपना तो आपने भी देखा था, थोड़ा किनारे जाके रह गए आप। तो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस को जिताए, इसमें कुछ जो संपर्कों का लाभ है, दिल्ली आपने दूर से देखी तो है, हालांकि सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है आप एनसीआर में जी। देखिए, 24 के चुनाव में जनता का खूब आशीर्वाद प्यार मुझे मिला और जनता मुझे दिल्ली भेजना चाहती थी, लेकिन मेरी कुंडली में योग है एक बार चुनाव हारने का। मैं पहला चुनाव हार जाता हूँ जी। मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, पहला वो भी हार गया, फिर दूसरा चुनाव जीता। मैंने विधायक का चुनाव पहला चुनाव में हार गया, दूसरा चुनाव में जीता। तो कुंडली के योग से चुनाव हार गया। जनता तो मुझे जिताना चाहती थी। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई अवसर मिलेगा तो जैसे कुंडली का योग है, चाहे कोई चुनाव लड़े, उसमें जनता आशीर्वाद देगी, दिल्ली पहुंचने का काम होगा। लेकिन अभी जो जिम्मेदारी दिल्ली में मिली है उसमें हम लोग जब भी जहां भी कहीं जिम्मेदारी मिलती है तो उसको बहुत
बारीकी से हम लोग काम करते हैं। मैं ही नहीं, जितने लोग लगाए हैं लगभग ऐसे ही लोगों को लगाया है जो ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग हैं, जो एक एक दिन जाकर के पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सकारात्मक परिणाम दिल्ली में कांग्रेस को लेकर के आएंगे, क्योंकि आज जो माहौल बना है दिल्ली के अंदर टिकट वितरण से लेकर के और तमाम सब चीजें आज दिल्ली से जो पता लग रही है जी, तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देवेंद्र यादव जी भी लगे हुए। हाँ नहीं, देवेंद्र जी पूरी जान लगा रखी, पूरी पार्टी एक मत होकर के काम कर रही है। देखो पूरी पार्टी ने इस बात का मन बना लिया है कि किसी भी कीमत पर हम लोग ग्राउंड पर जाएं, लोगों को लगाएं, लोग वहाँ काम करें, दूसरे प्रदेश से लोग आकर काम करें, वहाँ के लोकल हमारे ब्लॉक है, इकाइयां हैं, उनको मजबूत करके उन सबको एक्टिव करने का हम लोगों ने काम किया कि हमारी पार्टी मजबूत है। ग्रास रूट पर हमारा प्रत्येक इकाई पर हमारा कार्यकर्ता है, लेकिन हम उसको पिछले 2-3 चुनाव में वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इस बार हम सब लोगों ने प्रयास किया है मिलकर के, आने वाले वक्त में प्रयास करेंगे हम लोग जाकर के वहाँ की ग्रास रूट का जो मतदाता है वो वोट में कन्वर्ट हो। जी, आपने बता दिया कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जैसे आपने बताया कि छात्र संघ, विधायक और अब सांसद, तो ये वाली जो 2028-29 की चुनौती माने भूपेंद्र यादव जी के लिए? देखिए, भूपेंद्र जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े उन्होंने वायदे किए हैं जनता के सामने। और देखो, मैं मानता हूं कि वो चुनाव जीत गए तो सांसद तो मेरे भी सांसद तो भूपेंद्र यादव ही हैं जी, जो उन्होंने वायदे किए। मैं भी उम्मीद करता हूं कि मैं भी किसान घर में पैदा हुआ हूं कि पाइप से नहीं, नहर से पानी लाने का आपने वायदा किया है। आप पड़ोसी राज्य हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में पूरे में नहर आई हुई है जी, आपने वही जनता से वायदा यहाँ किया है। तो आप नहर ले आएंगे तो निश्चित रूप से आपको भी लोग भागीरथ के रूप में देखेंगे कि आपने पानी पिलाने का काम किया। और ईआरसीपी को लेकर के पानी की आप लोग बात कर रहे हैं, तो ईआरसीपी का काम तो हमारी सरकार थी पीछे, उन्होंने ही कर दिया था जी। तो निश्चित रूप से ये रूलिंग पार्टी में है, मंत्री भी है, तो जरा इस बात की उम्मीद करता है कि मेले में फीते तो कोई भी काट लेगा, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आपका काम, आपको लोगों ने वोट इसलिए दिया, मुझे छोड़कर, स्थानीय आदमी को छोड़ करके जो दूसरे प्रदेश से आते हैं, दूसरे सूबे से आते हैं, उनको मतदान करने का काम अलवर जिले ने किया। तो केवल इसलिए किया कि अलवर में नहरी पानी लाने का वायदा आपने किया, वो नहरी पानी आप ले आएंगे तो मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, मैं भी उनको बुलाकर उनका सत्कार करूंगा, क्योंकि मैं किसान घर में पैदा हुआ, मैं जानता हूँ कि पानी की क्या कीमत है जी। अलवर में पानी आएगा, किसान के बेटे जो है 3-3 4 फसल लेने काम होगा और किसान खुशहाल हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती? तो जब खुशियां काम कर देंगे हम उनका सत्कार करेंगे। और लोकल नौजवान को रोजगार देने की बात कही थी, हाँ, बड़ा मुद्दा है ये, रोजगार देने को लोग, राइजिंग राजस्थान भी हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। मुझे बताते हुए इस बात का बड़ा दुख है कि जो इन्होंने स्थानीय आदमी को रोजगार देने की बात कही वो जीरो है। रोजगार मेला तो लगा है, रोजगार मेले तो पहले भी लगे हैं। डॉक्टर जसवंत जी जब मंत्री थे श्रम रोजगार, तो उन्होंने भैरव में एक मेला लगाया था। 20-30 हजार जवानी के हमारे साथी वहां आए थे, इस चाह में कि अलवर का व्यक्ति मंत्री बना है और मुझे नौकरी मिल जाएगी। कोई रामगढ़ से चला, कोई राजगढ़ से चला, कोई तिजारा से चला, और भैरोड के स्टेडियम में वो सब लोग इकट्ठा हुए। लेकिन मुझे बताते बड़ा अफसोस इस बात का है कि एक नौजवान ने 100-200 रुपए किराए भाड़े में, तेल पानी में खर्च करके वहां तक आए, और 20-25 हजार में से केवल 20-25 लोगों को ही रोजगार। तो ये मेले तो लगते रहते हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूट करो। आप वहां की जो जवानी है, नौजवान है, पढ़ लिख लिया, उसको रोजगार की बात कही, आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो, आप केवल भाषण दे रहे हो, मीटिंगों में जा रहे हो और लोगों को राजी कर रहे हो कि मैं आ रहा हूं भाई। अरे ये आने का काम तो जनाब ये आपके लोकल लोग सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको जिम्मेदारी दी है कि लोकल आदमी बेरोजगार नहीं घूमे, नहर का वहां पानी आ जाए, पीने के लिए जो ईआरसीपी योजना में हमारी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए दिया जी, उसमें आप बात करके और उस योजना को एग्जीक्यूट कराओ और पूरे जिले में उसका पानी आए। इन सब बातों के लिए आपको वोट देकर के भेजा था। तो मैं तो आपके माध्यम से फिर वही बात कहूंगा कि अगर ये काम करते हैं जो वायदे किए, तो निश्चित रूप से बड़े काम होंगे। तो बड़े काम जब हो जाएंगे तो हम उनका धन्यवाद देंगे। अब तक का कामकाज संतुष्टिजनक? देखिए, अब तक का कामकाज तो विपक्ष के नाते बताएंगे? विपक्ष के नाते बता रहा हूं मैं।
एक्चुअली में क्या, मैं नकारात्मक सोच का आदमी नहीं, मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं। अभी तक का काम उनका केवल अलवर जिले में शक्ल दिखाकर अखबार में फोटो खिंचाने का है। आए, फोटो खिंचा ली, चले गए। कोई बड़ा काम अलवर में कर रहे हैं, काम उन्होंने नहीं किया है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी जब मंत्री बने थे तो अलवर जिले में ऐतिहासिक काम करने के उन्होंने काम किए थे, ऐसे काम जो आज भी बोलते हैं। तो जब ये उतने बड़े काम करेंगे इस जिले में, तो निश्चित रूप से जो चुनाव में एक बात कही कि बड़े आदमी हैं, तो वो उस पर मोहर लग जाएगी। और अभी भी केवल घूम करके अखबार में फोटो खिंचवा कर चले गए तो फिर उससे वो 4 साल का वक्त जाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उपचुनाव में रामगढ़ हार गए आप। हाँ, चुनाव में हम लोग चुनाव हार गए। हम लोगों ने बड़ा अथक प्रयास किया, उसके बाद भी हम वहां चुनाव हारे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता और नीतियां ऐसी हैं इस देश को तोड़ने की। इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क को टुकड़े करना चाहते हैं लोग। जब वहां चुनाव हुआ तो हिंदू मुसलमान की बात करके और चुनाव को अलग से पोलराइज करने के लोगों ने काम कर दिया। वहां जब चुनाव हुआ तो देश की और प्रदेश की सरकार की ताकत का इन्होंने दुरुपयोग किया। लेकिन आहूजा जी से तो कम कट्टर माने जाते हैं अब जो जीते हैं। मैं चुनाव में खुद गया हूँ, मैं इलेक्शन वाले दिन भी गया जी। मैंने वहां देखा कि हम चुनाव हारे नहीं, वहां हमें चुनाव हराया गया है। हम 14,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। 7,000 वोट तो हमारा पड़ने नहीं दिया, जो हमारा डलता, जो हमारे बूथ थे वहां। और 7,000 वोट बीजेपी ने सरकार के दम पर डलवाने का काम कर लिया। मैं गया रामगढ़ बूथ के ऊपर, तो वहां पर नौजवान खड़े होकर के और केमिकल से वो निशान हटा करके दोबारा वोट डाल रहे हैं, दोबारा वोट डाल रहे हैं, दोबारा वोट डाल रहे हैं। मैंने कहा एसपी से फोन करके, मैंने कहा ये क्या हो रहा है जी, हम अभी बात करते हैं। तो देखो, चुनाव हारे नहीं, चुनाव हमें हराया गया है। और निश्चित रूप से मैं आपके सामने एक बात बता रहा हूं कि अगला जब चुनाव आएगा तो वही रामगढ़ होगा और वही कांग्रेस पार्टी होगी। हम चुनाव जीतेंगे, बड़े अंदर चुनाव जीतेंगे। और जिले में भी हम लोगों ने इस बार भी काफी सारी हमारी अच्छी सीटें जीत करके आई थी। अगला चुनाव आएगा तो और अच्छी सीटें हम लोग चुनाव जीतेंगे। पर्यावरण बड़ा मुद्दा है वहाँ उस इलाके में, चूंकि एनसीआर में आता है। अब तो मौसम भी थोड़ा ठंड का है। पिछले दिनों आपने धुंध देखी थी ऐसी, जो बता रही थी धुआं है। फैक्ट्री इलाका भी उधर से आता है। तो पर्यावरण मंत्री हैं यहाँ सूबे के भी और मुल्क के भी, दोनों ही अलवर से आते हैं जी। ये सवाल भी इसलिए पूछा। और वहाँ पॉल्यूशन की जो बात करें अपन जी, भिवाड़ी इलाका है, वहां आपका सांस लेना दूभर हो। इतना रेवेन्यू इकट्ठा वहां से होता है कि सरकार उस पर ढंग से काम करे तो मैं समझता हूं कि पूरे इलाके में उस समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन कोई काम करने के इस पर काम नहीं कर रहे। ये केवल जो मंत्री जी जाते हैं, अपना काम करते हैं, कई गोरख धंधे कर रखे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। इस बात पर किसी की चिंता नहीं है कि आम जनता को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसका ट्रीटमेंट प्लांट कैसे लगाएं, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए बड़ी विडंबना है कि दोनों मंत्री अलवर से आते हैं और फिर भी अलवर को साफ सुथरा करने में, वहां की हवा को साफ करने में लोग कामयाब नहीं हो रहे जी। तो मुझे लगता है कि जब आप से वही मंत्रालय आपके पास में है, अपने मंत्रालय का आप काम नहीं कर पा रहे, तो दूसरे बाकी लोगों से तो आप कैसे काम करवाओगे। साइबर अपराध भी बड़ी चुनौती है, भरतपुर से लगता हुआ है और पूरा मेवात इलाका भी, चूंकि आपका कोर वोटर भी है, इसलिए सवाल वहां भी बनता है। देखिए, ये नए तरीके का अपराध आ गया जी। साइबर ठगी, आजकल टेलीफोन करते हैं तो उस पर भी यही बोलता है कि आप, आजकल तो डिजिटल अरेस्ट भी आ गया। हाँ, वो भी आ गया, जज के नाम से, पुलिस के नाम से, वो भी कर रहे हैं फोन। लेकिन ये बड़ी चुनौती है, सरकार को इसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। लोगों को पता नहीं है, लोग घर बैठे हैं, टेलीफोन आता है, कोई मैसेज आता है, उसको उन्होंने ओपन कर दिया और बैंक खाता साफ हो गया जी। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इसके ऊपर बड़ा गंभीरता से काम करना चाहिए कि जो बेचारा अपने जीवन की पूंजी कमा करके सुरक्षित बैंक में रखना चाहता है, अब बैंक में भी उसका पैसा सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ जाए। तो इसलिए सरकार को इस पर काम करना चाहिए।
सरकार केवल थाना खोल देना कोई पर्याप्त नहीं है। साइबर क्राइम होता है, वो थाने पे जाता है अपने पुलिस स्टेशन में, वहां से उसको कहकर भेजा जाता है आप साइबर थाने जाइए। साइबर थाने जाता है, वो दिनों जो महीनों चक्कर काटता है, वहां कुछ नहीं होता है। मैं जानता हूं ऐसे कोई 25, 30, 40 केस जो जिनका पैसा खाते से निकल गया है, लेकिन रिकवरी के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ जी, आज तक ही नहीं हुआ है। इनको सालों से घूमते हुए हो गए। अभी थाना खोलने की बात तो करी, लेकिन थाना खोलने के बाद आप उसको जब जो क्राइम हो रहा है, जिसका पैसा चला गया, उसका पैसा नहीं आएगा तो भले ही आप थाने क्या पूरी फोर्स लगा दो, क्या फर्क पड़ता उन चीजों से। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए। सरकार तो आप लोग देख रहे हो कि जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। यहाँ सरकार के ही एमएलए वो अधिकारियों को भ्रष्ट बता रहे हैं, सरकार के मंत्री हैं वो एसओजी में चक्कर काट रहे हैं, करोड़लाल मीणा जी। सरकार के मंत्री जो सीआई से झगड़ा कर रहे हैं, उनकी आपस में बहस हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। पता नहीं राम भरोसे सरकार चल रही है, कौन सरकार चला रहा है। हमारे डोटासरा ने ये बात ठीक कही कि पर्ची आई, पर्ची खुली और पर्ची सरकार हो गई। अब पर्ची सरकार प्रदेश को कुछ दे नहीं पा रहा है। डोटासरा जी के लिए तो ये भी कहते हैं कि भाई बड़े मगरमच्छ अब आएंगे, सरकार पकड़ेगी। सरकार, यही तो मैं बात कहना चाह रहा था आपसे, आपने कह दी बात। सरकार ने केवल पेपर लीक के मामले में वाहवाही लूट करके सत्ता में तो ये लोग आ गए, इन्होंने कहा मगरमच्छ पकड़ेंगे। तो कौन सा मगरमच्छ पकड़ा? 1 साल हो गया। आपने जो एएसआई पकड़े थे जी, वो सब लोग आपकी नाक के सामने वापस ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने, जमानत करवा करके। क्या कर रहे हो आप लोग? आप केवल दिखावा कर रहे हो। आप केवल राजस्थान के जवानी को, किसान को, बेरोजगार को, दलित को, शोषित को, पिछड़े को आप लोग ये दिखाना चाह रहे हो कि हम लोग काम कर रहे हैं जी, लेकिन उस काम का परिणाम कुछ नहीं आ रहा। आप ही के जिले में, मुख्यमंत्री साहब के जिले में परसों ही घटना है, एक स्कूली बालिका का अपहरण हो जाता है, उससे पहले एक महिला का अपहरण हो जाता है, उससे पहले वहां 15-20 हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने मुंह पर उंगली लगा रखी, कुछ बोलते नहीं। अपराध के मामले में राजस्थान आज टॉप लेवल पर हो गया है। राजस्थान के तो मंत्री ने कहा कि आप सुधर जाइए वरना नाश्ते में अपराधियों को खा जाऊंगा। बयान सुना होगा आपने। अब वही बयानवीर हैं, ये भाषणवीर हैं, काम नहीं करना चाहते। कोई बयान देते इनके मंत्री कि मैं कोई बालाजियों के पानी ले आऊंगा, कोई कुछ कहते हैं। तो ये सरकार जाने किस ढंग से सरकार बनी है। अब ये सरकार जो चल रही है, जनता, किसान, मैं गांव में रहता हूं, किसान इतना परेशान है कि किसान को बिजली दिन में मिलनी चाहिए, अब रात को बिजली मिल रही है। वही संसाधन पहले थे, वही आज है, वही किसान था, वही कनेक्शन था, कोई नया कनेक्शन लोगों ने दिया नहीं जी, लेकिन पहले दिन में कैसे मिल रही थी और अब दिन में क्यों नहीं मिल रही। ये किसान को परेशान करने की नीति से काम कर रहे हैं। ये फैक्ट्री को, उद्योगपतियों को, जैसे मोदी जी दिल्ली में कर रहे, अडानी को बचाते घूम रहे हैं, ये उद्योगपतियों को बिजली दे करके किसान की बिजली काटना चाहते हैं। इसलिए किसान परेशान है, किसान तंग है, बिजली नहीं मिल पा रही। 6 घंटे की बजाय 4 घंटे बिजली मिलती है, वो भी कट 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 करके मिल रही है। तो इनके नेता और नीतियां कौन से ब्रह्ममुहूर्त में बनी मुझे पता नहीं, लेकिन ये इस प्रदेश को और मुल्क को टुकड़े करना चाहते हैं। आपने देखा कि लोकसभा में देश के गृह मंत्री ने किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि आजकल लोगों ने फैशन बना लिया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। ये मजाकिया लहजे के अंदर उस व्यक्ति के बारे में जिसने एक अगली लाइन और बोली थी, उन्होंने कहा कि पूरा बयान दिखाया जाए कि ये अपमानजनक भाषा है ना, जो बोली वो भाषा अपमानजनक है। पूरा बयान मैंने सुन लिया उनका जी, लेकिन वो भाषा जो उन्होंने लोकसभा में बोली है वो अपमानजनक है और देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पूरी भाजपा को, पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये न तो अम्बेडकर साहब को मानते हैं, न किसी और को मानते हैं। ये अपने आप को ही परमात्मा से बड़ा मानते हैं आजकल, क्योंकि तीसरी बार ये लोग सत्ता में आ गए। अब कौन से रास्ते से आए ये तो पता नहीं, लेकिन तीसरी बार आ गए। इनको लगता है कि हम परमात्मा से बड़े, क्योंकि राजनीतिक पंडितों ने कहा था कि अब पूर्ण बहुमत सरकार दोबारा नहीं आएगी, लेकिन 2 बार बहुमत की भी आ गई, फिर इनकी जो है 2 लोगों से मिलकर भी आ गई, बैसाखी के भरोसे भी चल रही सरकार। अब तो इनका आसमान जो है घमंड 7वें आसमान पर हो गया है।
इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं रहे, इसलिए अंबेडकर जी के बारे में भी बोल रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग भगवान जिसकी बात करते हैं उसके प्रति भी ये लोग ये सब बोलने का काम करेंगे, क्योंकि इनके जब घमंड किसी का चढ़ता है तो फिर वो चाहे बहुत बड़े विद्वान थे, उनका भी घमंड चूर चूर हुआ। उन लोगों ने भी घमंड में आकर के बहुत सारी फालतू की बातें करी, तो इसी प्रकार से इनका भी घमंड जनता ही चूर चूर करेगी। वो समय दूर नहीं है। जिस प्रकार का वातावरण इन्होंने देश में बनाया है, निश्चित रूप से अंबेडकर के साहब के बारे में इन्होंने गलत बोला है और उनको माफी मांगनी चाहिए। और उसके बाद में जो नाटक हुआ वो आपने देखा, आंदोलन भी कर रहे हैं आप तो नहीं, वो तो हमने तय किया, हमारी पार्टी ने भी तय किया कि ये इस मामले के ऊपर बाबा साहब के जब तक सम्मान की बात, ये भाजपा के उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी का व्यवहार भी सहयोगी सांसदों के साथ, खासतौर पर बीजेपी के सांसद तो अस्पताल में भी भर्ती। देखो, मुझे इस बात तो कहते बड़ा दुख होता है कि जो इस देश को चलाने वाले लोग आज हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, विपक्ष का काम कर रहे हैं जी। आज संसद को चलने नहीं दे रहे, विपक्ष के लोग संसद में घुस रहे हैं। हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी घुस रहे हैं, उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा, उनको हाथ लगा करके सांसद खड़े करके रोक दिया जाए। एक सांसद का पैर स्लिप होने से गिर गए, उसके थोड़ी खरोंच आ गई, उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया, एम्बुलेंस में ले गए, एम्बुलेंस वहां खड़ी थी, ऑलरेडी एम्बुलेंस खड़ी थी। ये पता था भाजपा को कि धक्का लगेगा, ये पहले पता था भाजपा को। नहीं, वो तो संसद में खड़ी भी रहती है क्योंकि उनका प्लान था जी कि उसको ये काम हम लोग को करना है। क्यों? बाबा साहब के बारे में जितना अपमानित शब्द बोले हैं, उसको कैसे रोकें। अडानी जो इनका मित्र है, जो पूरे मुल्क में नहीं, अब तो पूरी दुनिया में डाका डालने का काम कर रहा है इनकी मदद से। अब तो अमेरिका ने मान लिया उस बात को कि ये इतने 2200 करोड़ रुपए का जो 22,000 करोड़ रुपए का इन्होंने जो गबन किया है, तो अब ये उनको बचाने में लगे हुए। इन दोनों मुद्दे को भटकाने के लिए रास्ता रोका, सांसद को खुद को धक्का देके गिराया, चोट लगी, अस्पताल में पहुंचा, मीडिया की और बाकी लोगों की एंट्री वहां बंद कर दी, कोई नहीं मिलेगा इनसे। अब ये तो बहरूपीय लोग हैं, ये खुद उसको मार के, चोट मार के कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए इनका चाल चरित्र चेहरा अब पूरे मुल्क के समझ में आ रहा है कि लोग क्या इस देश को देना चाहते हैं, इस देश ने क्या सोचकर इनको मतदान करने का काम किया। झूठ बोलकर ये लोग बार बार सत्ता में आते हैं। 10 साल शासन करने के बाद, आप देश के प्रधानमंत्री होने के बाद, प्रधानमंत्री महोदय ने देश के सामने ये कहकर वोट नहीं मांगा कि मैंने 10 साल में ये किया है, 10 साल में मैंने इस देश में, इस मुल्क में ये काम करने के मैंने काम किए हैं। ये नहीं कहा, ये कहा कि अगर कांग्रेस का शासन बन जाएगा तो आपका मंगलसूत्र वो ले जाएंगे जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं। हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने काम किया। 10 साल शासन में रहने के बाद काम के दम पर वोट मांगना चाहिए था, ना कि हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो इस देश को बांटना चाहते हैं। मैंने आपको पहले कहा, अभी संसद में भी बोल रहे हैं लोग कि कांग्रेस तो उनको आरक्षण देना चाहती। आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी गांव में, शहर में, देश में, प्रदेश में किसी एक जाति को, एक धर्म को बाहर निकाल करके उस मुल्क का, उस प्रदेश का विकास आप लोग संभव मानते हो? क्या नहीं हो सकता। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सबको साथ लेके ही इस देश का विकास करने की जो हम लोग कल्पना करते हैं वो साकार हो सकती है। अदरवाइज तो आप लोगों को डरा करके, भयभीत करके वोट ठग सकते हो, जनता का भला नहीं कर सकते। किसान को आपने क्या कहा, क्या दोगुनी कर देंगे? किसान तो पूरे मुल्क का परेशान हो रहा है आज। आपने ये कहा पेट्रोल बराबर कर देंगे पूरे देश के अंदर। आप तो हरियाणा हमारे पड़ोसी राज्य लगता है, कहाँ बराबर? 10 रुपए का अंतर है। आपने कहा कि राजस्थान में हम लोग पूरे राजस्थान में बराबर पेट्रोल कर देंगे, जयपुर का, साहिबादपुर का बराबर नहीं है। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अब देश इस बात को भी समझ रहा है कि ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलकर वोट लेते हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस और करवट जनता लेती है, और निश्चित रूप से जनता इस बात को मान गई। इनके जो 400 पार की जो बात थी, संविधान को बदलने की जो बात कर रहे थे, उसी पर तो मोहर लगाई अमित शाह जी ने। आपकी दिल्ली में जाने की तैयारी लगता है पूरी अच्छी तरीके से चल रही है। देखो दिल्ली में जाने की तैयारी तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। नहीं, बिल्कुल कोई नेता मालिक नहीं है। नहीं, मेरा इसी संदर्भ में सवाल था कि आप यहाँ राजस्थान की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं विधानसभा में, और सत्र भी आने वाला है, सरकार का भी 1 साल हो गया है। तो एक सवाल तो ये कि 365 दिन में आप मुख्यमंत्री भजन लाल की कार्यशैली को
सरकार के कामकाज को। हालांकि हमेशा नजरिया विपक्ष का होता है, लेकिन कुछ सकारात्मकता भी आपको दिखी क्या? कुछ किया? देखो, मुझे कोई सकारात्मकता मुझे दिखी नहीं। मैं बहुत ही अलग विचारों का आदमी हूँ कि मैं कह देता उन्होंने कोई काम किया होता तो इतने दिन हो गए, एक साल में मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं, कहीं प्रचार में गए या किसी गांव में किसी शहर में लोगों ने बुलाया उनको, कुछ भी काम करने का काम उन लोगों ने, क्योंकि बहुत बड़ी पीड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 24/7 गांव में रहता हूँ जी। आज से पहले चिरंजीवी योजना चालू हुई, आप उसी को मॉडिफाई करते जी। आपकी सरकार में ERCP का काम वसुंधरा जी लेकर के आए, हमारी सरकार ने उसमें 10,000 करोड़ रुपए देने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जी। आप राष्ट्रीय परियोजना घोषणा करने की बात कहकर गए थे प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसको नहीं किया। लेकिन चिरंजीवी योजना, उससे प्रदेश को गरीब आदमी को लाभ हो रहा था। जिस बेचारे की जेब में 2,000 रुपया नहीं है, हरी बीमारी के कहकर के नहीं आती है, किसी को बीमारी हो गई और 50,000 रुपये भी मांगने पड़ गए किसी दूसरे से जी, तो वो लाचार हो जाता है। जेब की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने वो योजना लेकर के आए, उसमें 25 लाख तक का आप इलाज मुफ्त में निजी अस्पताल में करवा रहे, सरकार आपका खर्चा दे दी थी। आपने आते ही उसको आयुष्मान के अंदर कर दिया, उसे कार्ड जारी कर दी, इतने कार्ड जिनको मिलेंगे वही उन्हीं को। आप क्यों नहीं करते इस बात को कि 25 लाख से लेकर के हम उसको 40 लाख तक का इलाज कराएंगे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करते, कुछ मॉडिफाई करते, उसको और पारदर्शिता करते उसके अंदर, और जनता को लाभ मिल पाता। तो मैं कैसे मान लूं इस बात को कि मुख्यमंत्री जी ने कोई सकारात्मक काम इस प्रदेश में करने का काम किया? तो अब विधानसभा सत्र आ रहा है, आवाज तो वहां आप उठा सकते हैं किन मुद्दों पर? और चूंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सड़क से सदन तक छील कर रख देंगे, वर्ड तो हालांकि उन्होंने बड़ा किसानी को यूज किया है। छीलने का मतलब है किसान, अध्यक्ष भी किसान परिवार से आते हैं जी जी। छीलने का मतलब हम रोज जमीन को छीलने का काम करते हैं, किसान है फावड़े से छीलते हैं उसको जमीन को जी। तो वही बात उन्होंने कहा है कि हम शब्दों से छील देंगे जी। शब्दों से मतलब जो आपने एक साल के अंदर आपने कहा कि हम 4 लाख रोजगार देने की बात करेंगे, 1 लाख एक साल में देने की बात आपने कही, 100 दिन की कार्य योजना की आपने बात कही, कुछ नहीं। कार्य योजना 100 दिन की आपने कोई पेश करी, कहीं बताया कहीं क्या हमने 100 दिन में किया है? कुछ नहीं, बस केवल मैंने कहा ना कि अखबार में छपवाने के लिए जी, कुछ नहीं किया। आप 100 दिन की कार्य योजना तो बताते, फिर आपने 1 लाख रोजगार की बात कह दी। 1 लाख रोजगार में अभी तक जो कैलेंडर इन्होंने जारी किया है 52,000 के समथिंग तो 4th क्लास की नौकरी आपने निकाली है जी। आप इस प्रदेश को 4th क्लास समझते हैं उसका मतलब, और 20,000 नौकरी आपने संविदा पर निकालने का काम किया है, वो भी आपने पूरा 1 लाख करने का काम नहीं किया। तो फिर आपकी कथनी और करनी में कहाँ बराबर की बात हो रही है? तो संघर्ष सदन में दिखेगा? नहीं, सदन में तो आप देखोगे कि हम संख्या बल में बहुत काफी है, ऐसा नहीं है जी। हम नाको चने चबा देंगे इनको, ऐसा नहीं है। एक आपकी आंतरिक भी बात कर लेते हैं, चूंकि अब एक नई पीढ़ी को मौका मिल रहा है, आपको भी मिला और चूंकि टिकट भी मिला सांसद का भी, अब युवा पीढ़ी संभावनाओं से भी देख रही है और कांग्रेस में भी बहुत सारे आंतरिक, अब चूंकि बदलाव की घड़ी है, चीजें देख रही है, तैयारियां 2028 की उस हिसाब से हो रही हैं, तो इसके हिसाब से आप क्या मानते हैं? कांग्रेस में अब सब ठीक है? नेतृत्व के लिए सब ओके? कांग्रेस में सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। हमारी पार्टी दिल्ली से लेकर के और ब्लॉक स्तर तक एक मत है जी, एक साथ में है, तो पार्टी में सब चीजें ठीक चल रही है। हमारे नेता सब एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा। कांग्रेस ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, कांग्रेस ने इस देश के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया, और ये लोग आने के बाद आगे तो इन्होंने बढ़ाया है लेकिन अपने मित्रों को बढ़ाया, देश को नहीं बढ़ाया। अडानी जी को, अंबानी जी को, आपको पता है कि 370 हटने से किसको फायदा हुआ? 370 हटा जम्मू कश्मीर से, तो किसको फायदा? बात तो कांग्रेस की, आप सीधा जम्मू कश्मीर में छलांग लगा गए। राजस्थान की बात कर रहे थे। जो हटा है वो अपने मित्र अडानी को फायदा देने के लिए हटा जी। जो उन्होंने हजारों बीघा जमीन में खरीदी। आप जब दिल्ली जाके आएंगे तब बात करेंगे इन पूरे मसलों पर। लिथियम निकलेगा वहाँ, उस लिथियम से बैटरी बनेगी और इस मुल्क को चुता लगाने के लोग काम करेंगे जी। तो अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो मैं वापस राजस्थान पर आता हूँ, तो हमारा पूरा जो है पार्टी का
शीर्ष नेतृत्व से लेकर के ब्लॉक इकाई तक हम सब लोग संगठित और एक मत है। जो हमारा हाईकमान का जो हुक्म आता है उस पर पीसीसी से लेकर के ब्लॉक तक के लोग एक साथ हम लोग काम करते हैं। तो डेफिनेटली प्रदेश में भी आज अगर चुनाव हो जाए तो आज भी माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस वापस से आ जाए। बाईपोल में हम लोग चुनाव हारे हैं, इसलिए चुनाव हम हार गए कि लोगों में मत ये रहता है, ऐसी भावना होती है कि अगर सत्ता के साथ हम लोग मतदान करेंगे तो हमारे इलाके में विकास होने का काम होगा। इसलिए उन लोगों ने जो हमारी राजस्थान में उपचुनाव में लोग हार गए। पहले भी हमारी सरकार थी तो बाईपोल हुआ तो हम लोग जीते थे। अब बीजेपी की सरकार है, बाईपोल हुआ तो भाजपा जीत गई। लेकिन इस उपचुनाव से बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है भाजपा को, क्योंकि जनता आपसे काम चाहती है। जनता आपको फ्री हैंड देना चाहती है कि एक बार आपको फ्री हैंड दे दिया, नए आदमी को पर्ची से मुख्यमंत्री भले ही आप बने हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि नया आदमी बना तो विकास से काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा। तो इसलिए लोगों ने इस बात को कहा है कि मुख्यमंत्री जी जनता के लिए काम करेंगे, इसलिए उन्होंने वोट दे दिया। अब भी वोट नहीं दें, अब भी काम नहीं करें तो फिर सदन में हम लड़ेंगे, सड़क पर हम लोग लड़ेंगे और जनता को बताएंगे कि आपने जिस उम्मीद के साथ मतदान किया था उसके विपरीत ये लोग काम करना। आपका एक विस्तृत जो इंटरव्यू है हम ग्रामीण चुनावों पे भी लेंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप से हम जानना अब इसमें चाहेंगे, चूंकि अधिकतर सरपंचों का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। पंचायती राज की अवधारणा तो राजस्थान से शुरू हुई है, तो चूंकि उपचुनाव में आपने कह दिया कि सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं, लेकिन वो चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। जिला परिषद से लेके शहरी निकायों तक तमाम चीजें ऐसी हैं जो चुनाव अब होंगे आने वाले हैं, क्योंकि इस विधानसभा सत्र के बाद संभवतः इन प्रक्रियाओं में और आप अपने क्षेत्र में भी, अभी तो दिल्ली में आप अपना दम दिखाएंगे, लेकिन फिर वापस से क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो वर्तमान परिस्थितियों में कितनी उम्मीद कांग्रेस को है कि सरकार बीजेपी की है, लेकिन वो प्रभावी तौर पर उस मुद्दे पर कामयाब रहेंगे और ये जो चुनाव है पंचायती राज या निकायों के, उनमें अपनी दमदार भूमिका रहेगी? देखिए, पंचायत चुनाव में सरपंच कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट इकाई है, वो पार्टी का चुनाव नहीं होता। तो इसलिए सरपंच तो ग्रामीण इलाके में चुनाव होगा तो हमारे पक्ष में ज्यादा लोग जीत करके आएंगे। और जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव होता है तो उनका अपना एक बोर्ड होता है जी, तो इसलिए वहां बहुमत उस पर सरकार को असर नहीं होता है। वो अपने बोर्ड बनाने के लिए वहां मतदान करते हैं। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में 60% से ज्यादा हमारे लोग चुनाव जीतेंगे। जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान और सरपंच जी, सरकार के पक्ष में ये पंचायत राज का इलेक्शन नहीं जाएगा, हमारे पक्ष में जी। थैंक यू सो मच राजस्थान चौक से जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे ललित यादव, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। अभी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए नियुक्ति दी गई है और राजस्थान के सदन में भी अपनी आवाज को गरमाने वाले हैं। विभिन्न मुद्दों पर और ऐसी शख्सियतों से हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए दी इजाजत, नमस्कार।